हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज एक छोटी क्लास का डाउट है परावर्तन से संबंधित। आज परावर्तन से संबंधित कक्षा 10 के लिए, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के ऊपर कौन कौन सी युक्तियां कार्य करती है, परावर्तन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परावर्तन की परिभाषा कि परावर्तन क्या है। परावर्तन हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। परावर्तन ही है जिसके कारण हमारे घर के अंदर के कमरे के अंदर भी सूर्य का प्रकाश किसी न किसी प्रकार से पहुंच जाता है। हमारे यहाँ पर देखा गया है कि सूर्य का प्रकाश बाहर गली में होता है, लेकिन फिर भी रोशनी हमारे घर के अंदर के कमरे में भी हो जाती है। यह एक परावर्तन का उदाहरण है। परावर्तन से तात्पर्य यह नहीं है कि हमने दर्पण को सूर्य की रोशनी में रखा, उसका प्रतिबिंब, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सामने की दीवार पर पड़े, वो भी परावर्तन है। लेकिन परावर्तन जो होता है वो ये भी है कि हमारे घर के अंदर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं आ रही है, प्रकाश डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन रोशनी हो जाती है। जैसे अभी लाइट नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण यहाँ पर आसानी से देखना संभव हो रहा है। तो परावर्तन से तात्पर्य होता है कि प्रकाश की जो किरण है, इस प्रकाश की किरण का किसी चिकने या किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, इसे हम कहते हैं परावर्तन कहेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखें हम लोग कि यह जैसे समतल दर्पण है। समतल दर्पण कांच की पट्टी है जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है, तो उसकी दूसरी सतह परावर्तक हो जाती है, यानी चमकीली हो जाती है। इस जो समतल दर्पण है, इसके ऊपर यहां पर एक बना लेते हैं इस प्रकार से अभिलंब, या अभिलंब हम इसके बाद में भी बना सकते हैं कि प्रकाश की कोई किरण जो है वो यहां पर इस प्रकार से आपतित होती है। ये प्रकाश की किरण है और प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में यूं लौट जाती है। यह जो क्रिया है कि जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे कहा जाता है परावर्तन। यह प्रकाशीय घटना हो रही है, इसे हम कहते हैं परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की प्रक्रिया में याद रखना है, जिस सतह से टकराती है उसे कहा जाता है परावर्तक सतह कहा जाता है। यह हो जाएगी परावर्तक सतह। यह अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब प्रकाश की जो किरण आती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, कौन सी किरण? जो आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो टकराकर वापस लौटती है इसे कहा जाता है परावर्तित किरण कहा जाता है। ये हो गई परावर्तित किरण। अब आपतित किरण इस अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, इस कोण को कहा जाता है कोण आई, यानी आपतन कोण कहेंगे। उसी प्रकार से जो कोण परावर्तित किरण के द्वारा इस अभिलंब के साथ बनाया जाता है इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहेंगे। और समतल दर्पण के अंदर याद रखना है कोण आई का मान सदैव कोण आर के बराबर रहेगा। यह परावर्तन का एक नियम भी है। परावर्तन के नियमों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक सामान्य सी जानकारी। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से होकर किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को कहा जाता है परावर्तन। और परावर्तन के प्रकार है, तो प्रकारों के बारे में हमें याद रखना है कि परावर्तन के हम दो प्रकार मानते हैं। पहला होता है, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है उसे कहेंगे विसरित परावर्तन कहते हैं।
तो नियमित परावर्तन चमकीली सतह से प्रकाश की किरण का आना और वापस लौट जाना, यह नियमित परावर्तन के अंतर्गत आएगा। जैसे हम यहाँ पर एक चित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह एक समतल दर्पण है या कोई चिकनी सतह है। प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। प्रकाश की किरणें एक साथ इस प्रकार से एक साथ आती है और इस चमकीली सतह से टकराकर वापस एक साथ एक ही डायरेक्शन के अंदर इस प्रकार से चली जाती है। तो प्रकाश की किरणों का एक साथ आना और एक साथ जाना, यह जो प्रक्रिया होती है एक दिशा से ही आई है और एक ही दिशा में लौट गई है। तो इसे कहा जाता है नियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन चमकीली और अत्यंत चिकनी सतह के द्वारा संपन्न होता है। दूसरे प्रकार का परावर्तन है जिसे हमने कहा था विसरित परावर्तन। यह विसरित परावर्तन होता है किसी खुरदरी सतह पर, जैसे अपना आंगन है, जैसे कोई दीवार है, तो यहां पर होगा विसरित परावर्तन। कैसे होता है कि प्रकाश की किरणें एक साथ आती तो है, इस प्रकार से एक साथ प्रकाश की किरणों को दर्शाने के लिए इस प्रकार से तीर की निशान बनाना अनिवार्य है। अब चूंकि यह खुरदरी सतह से टकरा रही है तो खुरदरी सतह से टकराने पर यह बिखर जाती है। कोई किरण किस डायरेक्शन में जाती है, कोई किरण किस डायरेक्शन में जाएगी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है इसे कहा जाता है विसरित परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें आई एक साथ, लेकिन खुरदरी सतह से टकराकर बिखर गई। यही विसरित परावर्तन होता है हमारे घरों में, हमारे आसपास के एरिया में। कि सूर्य का प्रकाश सीधा बाहर से हम सड़क पर आता है, बाहर गली में आता है, वहां पर खुरदरी सतह से टकराकर चारों तरफ बिखरता है। फिर वो हमारे घर की तरफ घर में आता है, घर की दीवारों से फिर उसका विसरण या विसरित परावर्तन होता है और वो और बिखरकर हमारे घर के अंदर के कमरे तक भी पहुंच जाता है। तो इसे कहते हैं विसरित परावर्तन। इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जब आते हैं तो आता है परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के नियम याद करके अच्छी तरीके से हमें लिखना है। परीक्षा में या तो परावर्तन के नियम पूछे जाते हैं या फिर अपवर्तन के नियम पूछे जाते हैं। तो परावर्तन के नियमों को हम यहाँ पर एक बार रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। यह एक समतल दर्पण है, यहां पर बनाया गया है, यह अभिलंब है। प्रकाश की किरण आई और यहां से निकल गई इस प्रकार से। जो किरण आई है वह होती है आपतित किरण और जो किरण जारी है इसे कहा जाता है परावर्तित किरण और यह होता है इसका अभिलंब। अब परावर्तन का जो पहला नियम होता है, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। क्या नियम है कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, ये तीनों की तीनों कहां पर है? बोर्ड के ऊपर ही, बोर्ड की सतह पर ही बने हुए हैं। अगर हम वास्तविक रूप से देखें, डायग्राम बनाकर देखेंगे या प्रयोग करके देखेंगे तो भी हम देखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों हमें एक ही तल पर प्राप्त होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान सदैव समान होता है, यानी कोण आई हमेशा कोण आर के इक्वल होगा। चमकीली सतह से प्रकाश की किरण टकरा कर जाती है तो प्रकाश के वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुख्यतः ही दो बातें यहाँ पर हमें याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं गोलीय धरातल। गोलीय धरातल, गोलीय धरातल से परावर्तन के नियम यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे हम बात करते हैं दर्पण की, तो दर्पण किसे कहेंगे? दर्पण, और दर्पण के बारे में सबको पता है कि दर्पण से हमारा तो विशिष्ट लगाव भी रहता है। कहीं पर भी हम दर्पण देखते हैं, कांच देखते हैं, सामान्य भाषा में कहते हैं कांच, तो उस दर्पण में देखने पर हम अपने आप के चेहरे को, अपने आप के लुक को देखने का लालच छोड़ नहीं पाते हैं, हम अवश्य देखते हैं। तो दर्पण क्या है? दर्पण जो होता है वह युक्ति है, वो प्रकाशीय युक्ति है जिसकी कम से कम एक सतह परावर्तक यानी चमकीली होती है। उसे हम कहा जाता है, उसे हम कहते हैं दर्पण कहते हैं। पुराने जमाने में दर्पण बड़े कॉस्टली हुआ करते थे, राजा महाराजा ही उसका उपयोग करते थे, सेठ लोग करते थे, क्योंकि उस पर चांदी की पॉलिश की जाती थी। आज के टाइम में जो दर्पण बनते हैं कांच के बनते हैं, उस दर्पण के पीछे चमकीली पॉलिश की जाती है और उसके ऊपर पेंट लगा दिया जाता है ताकि चमकीली पॉलिश खराब ना हो। अब दर्पण जो होता है यह होता है या तो समतल दर्पण होगा या फिर दूसरे प्रकार का होता है, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण तो सिंपल कांच की पट्टिका पर बनाया जाता है, उसके एक तरफ पॉलिश कर ली जाती है, उसके ऊपर पेंट कर लिया जाता है, तो उसकी दूसरी सतह स्वतः चमकीली हो जाती है। और हमारे घरों में जो आईना होता है वह समतल दर्पण है। समतल दर्पण में हमें देखने पर हमारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा है, ठीक है। लेकिन गोलीय दर्पण जो है, अब ये गोलीय दर्पण जो होता है इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। गोलीय दर्पण से तात्पर्य होता है कि जिसकी परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह वक्र होती है, गोल होती है, तो इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण कहेंगे। तो गोलीय दर्पण से तात्पर्य होता है कि गोलीय दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, किससे बने होते हैं, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है इसकी परावर्तक सतह कैसी होती है? वक्र होगी, गोल होती है, तो इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो होते हैं खोखले गोले से बनाए जाते हैं। खोखला कांच का जो गोला होता है, और परावर्तक सतह के आधार पर, जैसे हम लोग देखें कि यह एक कांच का खोखला गोला है, इस प्रकार से यह इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। अब इस कांच के खोखले गोले को यहां से काटा इस प्रकार से और यहां से काट दिया। तो काटने के पश्चात जो भाग बचता है इस प्रकार से, मैं इसको हटा देता हूं। अब इसका जो उभरा हुआ भाग है इस प्रकार से, अगर इसके अंदर की तरफ पॉलिश की गई है तो इसकी बाहरी सतह जो होती है यह अगर परावर्तक होती है तो इसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। उत्त यानी उठा हुआ, तो यह दर्पण हो जाता है उत्तल दर्पण। दूसरा कि अगर इसके बाहरी उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाए और इसके अंदर की सतह परावर्तक होगी, अंदर की सतह चमकीली होगी, तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण, जैसे चम्मच की बात करें तो चम्मच का जो अंदर का जो भाग होता है, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, जो चमकीला होता है, उसमें देखने पर हमारा चेहरा उसमें उल्टा दिखाई देगा, तो वह अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। और उसका उभरा हुआ भाग जो है पीछे वाला, उसको अपन देखेंगे तो उसमें अपना चेहरा अजीब सा दिखता है, तो वह होता है उत्तल दर्पण। उत्तल यानी उठा हुआ भाग चमकीला, अवतल यानी अंदर का आंतरिक भाग अगर चमकीला है तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं होती है, इन परिभाषाओं को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि कौन कौन सी परिभाषाएं पूछी जाती है। तो पहली होती है दर्पण का ध्रुव। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं।
दूसरा होता है, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है तीसरा वक्रता त्रिज्या, इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। चौथा होता है मुख्य फोकस, इसको F से प्रकट करते हैं। पांचवी परिभाषा पूछी जाती है फोकस दूरी। तो यह अलग अलग प्रकार के यहां पर परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डायग्राम, जिसके अंदर जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, यह डायग्राम है इस प्रकार से। यह डायग्राम मैंने बनाया है उत्तल या अवतल। अंदर का भाग बाहर पॉलिश है, अंदर का भाग चमकीला होगा, तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। ये गोला है, इस गोले को बनाकर मैंने बनाया था। तो ये गोले का जो केंद्र है ये। अब सबसे पहले बात आती है दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे। दर्पण के ध्रुव से तात्पर्य होता है कि दर्पण की जो परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह का बिल्कुल मध्य का जो पॉइंट है, मध्य का जो बिंदु है, इसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। जैसे यहां पर ये इतना दर्पण है, तो इसके बीचों बीच ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हम कहेंगे पोल यानी दर्पण का ध्रुव। तो यहां पर ये हो जाता है दर्पण का ध्रुव, इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसका जो केंद्र है, इस केंद्र को कहा जाएगा वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस गोले की जो त्रिज्या